हेलो एवरीवन, दिस इज संसार गौतम एंड आई वेलकम यू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई साला पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नियोलिथिक एज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, बिकॉज दिस इज द फेज व्हेन ह्यूमन स्टॉप्ड वॉन्डरिंग एंड स्टार्ट सेटलिंग डाउन। मतलब समझे कि जब ह्यूमंस ने इधर उधर घूमने के बजाय एक जगह रुककर अपने आप को और ज़्यादा इवॉल्व करना स्टार्ट किया। इवॉल्व तो वो शुरुआत से करते आ रहे थे, लेकिन इसमें और ज़्यादा डेवलप हो गए। मुझे उम्मीद है कि आप पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे साथ पेन एंड रजिस्टर लेके बैठे होंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया है एंड आज फिर बता रहा हूँ। तो एक हिस्टोरियन हुए जिनका नाम था वी गॉर्डन चाइल्ड। इन्होंने 1936 में नियोलिथिक को नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा। अब इसका क्या कारण है कि इन्होंने नियोलिथिक को नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा? इसकी वजह यह है कि इसमें हमें कुछ 4-5 चेंजेस देखने को मिले। ये इसमें नहीं है, आप नोट कर लीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ। अगर आपको याद नहीं है, पता है तो अच्छी बात है, तो सुन लीजिए। अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। पहला चेंज क्या था? पहला था हमें एग्रीकल्चर पर शिफ्ट देखने को मिला। पहले क्या थे हम? सेमी सेटलर थे, मतलब पूरी तरीके से सेटल नहीं हो पाए थे मीज़ोलिथिक एज में। नियोलिथिक में क्या चेंज हुआ? हम पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हुए। मतलब थोड़ा बहुत तो देखो यार, एक्सेप्शन हर चीज़ में होता है ना? नॉनवेज तो वो तब भी खा रहे थे, उससे पहले भी खा रहे थे। ऐसा नहीं था नॉनवेज उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया, एकदम वेजिटेरियन हो गए। वो तो अब भी नहीं है, बहुत सारे लोग तो उस टाइम पे कैसे हो जाएंगे? मतलब मेनली एग्रीकल्चर पर शिफ्ट हो गए थे। दूसरा, हमें परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिले। सेमी सेटलर नहीं, परमानेंट सेटलर। सेमी सेटलर किसका मेन पार्ट है? वो है मीजोलिथिक का। पैलियोलिथिक में वो भी नहीं था। ये मैं सब आपको बता चुका हूँ, बस दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है? तीसरा, हमें मेन चीज़ क्या देखने को मिली? वो थी इसमें न्यू टूल्स। न्यू टूल्स कौन से? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, जैसे कि सिकल्स, सेल्स, एडजेस, चीजल, ग्राउंड स्टोन एक्सेस, है ना? ये सब देखने को मिले। ठीक। पांचवी क्या हमें देखने को मिलती है? पॉटरी एंड वीविंग। पॉटरी और वीविंग का हमें क्या इस्तेमाल है, ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और देखने को मिली, वो था सरप्लस प्रोडक्शन। सरप्लस प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर होगा तो सरप्लस होना तो जाहिर सी बात है, ठीक है? ये कुछ चेंजेस थे जिसकी वजह से वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसको नियोलिथिक रेवोल्यूशन कहा, एवोल्यूशन की जगह। ठीक। इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, इस बार का अगर आपने आर ओ का मेंस पेपर देखा होगा ना, तो आपको समझ में आया होगा कि वो लोग किस तरीके से हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे इस बार उन्होंने महाजनपद और उसके कैपिटल्स पूछ लिए। हो सकता है नेक्स्ट पेपर में, जैसे आपके जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर ओ की करें, पीसीएस की करें, यूपीएसआई की करें, लेखपाल की करें, किसी भी एग्जाम की करें, अगर वो आ गया कि बिल्कुल ही एंशिएंट हिस्ट्री से पूछेगा, तो वो क्या पूछता है? फिर पूछता है वो आपसे साइट्स। इसलिए हमें साइट्स इसकी पढ़नी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि साइट्स कौन कौन सी हैं और उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का एविडेंस मिला है। यही दो मेन चीज़ें होती हैं। मैंने अपनी पहली क्लास में भी बताया था कि वो आपसे क्या पूछेगा? मैचिंग पूछेगा कि कौन सी साइट्स कौन से पीरियड की है, दूसरा कौन सी स्टेट की है, तीसरा हमें क्या मिला है उससे, है ना? इस टाइप से। चलिए इसकी साइट्स पढ़ते हैं। ये पहली साइट है बेलन वैली। ये क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे साथ शुरू से है। शुरू से मतलब ये साइट पैलियोलिथिक में भी इम्पोर्टेंट थी, मीजोलिथिक में भी इम्पोर्टेंट थी, नियोलिथिक में भी है और इवन चालकोलिथिक में भी हुई है ना? ये है कहाँ? ये वेलन वैली विंध्यन प्लेटू है उत्तर प्रदेश के साउथ में। मतलब आप साउथ की तरफ जाओगे ना, उत्तर प्रदेश से नीचे की तरफ को चलोगे, वहाँ आपको ये विंध्यन प्लेटू में मिलता है वेलन वैली का एग्जाम्पल। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये रहे, ये मैं बता चुका। महागढ़ा नियोलिथिक की साइट है। मीजोलिथिक में वेलन वैली में कौन सी इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है? चौपानी मांडो, ठीक है? चालकोलिथिक के ये टूल्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है। चालकोलिथिक जब पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि चालकोलिथिक में हमें क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट साइट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ क्यों फेमस है और पहली चीज ये है कहाँ पे? तो ये है वोलन वैली। वोलन वैली का बेलन वैली नहीं लगाया ना, ये है वोलन वैली पाकिस्तान में। ये कहाँ पे है? ये इंडस प्लेन और बलूचिस्तान, जो माउंट वैली है ना बलूचिस्तान की, उसके बीच में। वहां से हमें क्या मिलता है? ये पहली चीज तो हमें वही ट्रांजिशन देखने को मिलता है, हंटिंग गैजल से डोमेस्टिकेटिंग गोट्स की तरफ। मतलब वही शिफ्ट हो रहे हैं बस, और मेन इतना कुछ नहीं है। दूसरा आर्किटेक्चर, ये इस तरीके का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है हमें। क्या है ये? 4 रूम मड ब्रिक स्ट्रक्चर है। इसमें हम ग्रेन्स वगैरह रख सकते थे, एक तरीके से ग्रेन ही कह लो। तीसरा हमें क्या इंपॉर्टेंट मिलता है? ये एविडेंस ऑफ अर्ली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड विद सेंट्रल एशिया। मतलब ट्रेड के एविडेंस है, ज़्यादा कुछ नहीं।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगली इंपॉर्टेंट साइट हो जाती है ये कोल्डी हवा। अगर वो पूछ ले, जैसे मान लीजिए पेपर में पूछ ही लेता है कि बताइए इंडिया में राइस का फर्स्ट कल्टीवेशन का एविडेंस कहाँ मिलता है, तो अगर ऑप्शन में कोल्डी हवा है तो आप कोल्डी हवा लगा के आएंगे। लोहरा देव भी एक साइट है, लेकिन वो अभी थोड़ी डिस्प्यूटेड साइट है, मतलब कुछ हिस्टोरियन को उस पर डिस्प्यूट है कि ये इतनी पुरानी साइट है भी या नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी और यूपीएससी ने अभी तक कोल्डी हवा को ही मान रखा है एंशियंट साइट, किसके लिए, राइस कल्टीवेशन के लिए। तो अगर ऑप्शन में आ जाए लोहरा देव की जगह, या दोनों साइट भी दे रखे हों, तब भी आप कोल्डी हवा ही लगा के आना। अगर कोल्डी हवा नहीं है, सिर्फ लोहरा देव दे रखा है, तब आप वो लगा के आना। लोहरा देव है कहाँ, वो उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये पार्ट क्या दिखाता है, ये माइग्रेशन दिखाता है किनका, मुंडा स्पीकर्स लोगों का, प्री मुंडा स्पीकर्स लोगों का। मुंडा स्पीकर्स मतलब जब मुंडा लैंग्वेज इवॉल्व हो रही थी, जो लोग मुंडा लैंग्वेज बोलते हैं अब भी, आप लोगों ने सुना होगा मुंडा लैंग्वेज के बारे में। तो वो लोग जो बोलते हैं, ये उन्हीं लोगों का माइग्रेशन है। कहाँ से, चाइना से इंडिया की तरफ। आप भी देखें, चाइना में बहुत से लोग चावल खाते हैं, बहुत से क्या, लगभग लगभग 100% लोग चावल ही खाते हैं चाइना के। तो चावल से ही सारी चीज़ें खा रहे होते हैं। नॉर्मल कुछ सी फूड वगैरह खा लें तो बात अलग है, ठीक है। ये वही माइग्रेशन है। अगली साइट है बेलारी, जो कि फिलहाल कर्नाटक और आंध्र प्रदेश रीजन में पड़ती है। यहाँ से हमें क्या फेमस मिलता है, बर्न काउ डंग के माउंट्स देखने को मिलती हैं। ये समझते हैं क्या होता है, मतलब गाय के गोबर से आप ऐसा समझ लीजिए कि पहाड़ जितना बड़ा गाय का गोबर इकट्ठा करा और उसमें आग लगा दी, तो उसके एविडेंस मिले। ये होते हैं बर्न काउ डंग, मैसिव माउंट्स ऑफ बर्न काउ डंग, ठीक है। इस चीज़ से क्या समझ में आता है, पास्चरल इकोनॉमी। पास्चरल इकोनॉमी क्या होती है, मतलब भाई गांव की इकोनॉमी, खेती बाड़ी वगैरह डिपेंड्स ज़्यादा एनिमल्स पे ही होंगे, यही इनकी इकोनॉमी होगी। यही इसमें दे रखा है, जैसे ये है डाइटरी डिस्टिंक्टिवनेस क्या है, रिलायंस ऑन कैटल, किसके लिए, मिल्क और मीट के लिए। तो जाहिर सी बात है, उनसे और क्या ही लोगे, तो बहुत खेती में काम करवा लोगे, इससे ज़्यादा और क्या करो, है ना। ये तो हो गई इनकी साइट्स की बात। इसके अलावा और भी कुछ साइट्स हैं, जैसे कि कश्मीर में वुरज़ोहम है, गुफ कराल है, बेगागोड है, पंपर है, बेताल है। ये सारी साइट्स आप रजिस्टर में लिख लीजिए, आपके काम में आएंगी। ये तो कश्मीर वैली की हैं। डेक्कन में कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कि मस्की है, पिखली हल है, हलूर है, ब्रह्मगिरी है और कोपायल है। ये यहाँ पे हमें क्या मिलता है डेक्कन में, ब्लैक एंड रेड पॉटरी। इनकी एक फेमस, कहीं फैक्ट कह लीजिए, ये ब्लैक एंड रेड पॉटरी वहाँ का एक फेमस फैक्ट है, ठीक है। और पिट बुरियल्स देखने को मिलती हैं, पिट डेलिंग देखने को मिलती है, सर्कुलर पिट देखने को मिलते हैं, सर्कुलर हट्स देखने को मिलती है। कहाँ, डेक्कन और साउथ की तरफ। कश्मीर में क्या सीन है, कश्मीर में हमें मेनली पिट डेलिंग देखने को मिलती है। पिट डेलिंग वही, मतलब खोद के, जमीन को खोद के नीचे अपने केप बना के रहना, वो पिट डेलिंग कहलाती है, ठीक है। गुफ कराल एक फेमस और इम्पोर्टेंट साइट है न्यू लिथिक एज की। और कहाँ पे, मैंने अभी बताया कश्मीर वैली में बताया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, आपको शायद कहीं मिलेगा भी नहीं इतनी आसानी से, और कोई बताता भी नहीं है। वो इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ से हमें एक कॉपर हेयर पिन मिली है। कैसी कॉपर हेयर पिन, वो मतलब जो कॉपर हेयर पिन का सिरा होता है ना, हेयर पिन का सिरा, वो उस सिरे से मुड़ी हुई है, फ्लैट है एकदम। इस तरीके की हेयर पिन मिली है। इसका एविडेंस हमें कहाँ से मिला, गुफ कराल से, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, नोट कर लीजिए, नोट करना हो नोट कर लीजिए। एक चिरांद है जो कि बिहार में है, कोल्डी हवा मैं आपको बता ही चुका, है ना। ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स हो जाती है। चलिए, और अब इसकी बात करते हैं पॉटरी की। अभी तक तो हमने साइट्स देखी, अब इसकी पॉटरी की बात कर लेते हैं। पॉटरी कहाँ फेमस है, कुरनूल में। जैसे कि अभी बताया मैंने, साउथ में ब्लैक एंड रेड पॉटरी फेमस है। ये ब्लैक एंड रेड पेंटेड वेयर कहाँ पे है, ये कुरनूल साइड। कुरनूल है आंध्र प्रदेश में, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कुरनूल कहाँ है, कुरनूल है आंध्र प्रदेश में। अगर पूछने लगेगा कुरनूल कौन से स्टेट में है, जैसा कि पूछते ही भाई साइड से और क्या पूछेगा, तीन चीज़ें, कौन से पीरियड की है, कहाँ से है, और वहाँ से हमें क्या मिला, किस चीज़ का एविडेंस मिला, बस। इससे ज़्यादा, और मैक्सिमम एट मैक्स पूछा कि किसने एक्सकेवेट की, तो वो भी इसमें नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि ये साइट किसने एक्सकेवेट की, कौन से पीरियड में करी। वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन तब जब इंडस वैली पढ़ाऊंगा, इसमें उतना जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो हुई इसकी पॉटरी की बात। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं पॉटरी के रिगार्डिंग ही। एक तो ये कॉटन एग्रीकल्चर का एविडेंस, अर्लीस्ट एविडेंस मिला है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया के आसपास की जितनी कंट्री हैं,
इंडियन सबकॉन्टिनेंट सिर्फ इंडिया नहीं है। वो ऐसा समझ लीजिए जैसे वो आजकल चल रहा है ना अखंड भारत वाला, कि अखंड भारत का जितना रीजन लगता है वो सब इंडियन कॉन्टिनेंट है। आप उस तरीके से समझ लीजिए। दूसरा ग्रुप बेंगल्स, ये होती हैं ग्रुप बेंगल, इस तरीके के होती हैं। ठीक है, कॉपर स्मेल्टिंग एंड क्रिएशन ऑफ ग्रुप बेंगल हाई स्किल क्राफ्ट, उस टाइम के लिए हाई स्किल थी। अब आज के ज़माने में तो इससे बहुत ज़्यादा डेवलप है, आप ज़ाहिर सी बात है, ये तो समझते ही होंगे। ठीक है, ये पॉटरी मैं आपको बता ही चुका पॉटरी क्या होता है। अब पॉलिश्ड स्टोन एक्सिस वगैरह मिलना या पॉलिश्ड स्टोन टूल्स मिलना, तो ये पॉलिश हो कैसे रही थी भाई? उनके पास ऐसा थोड़ी था कि पेंट आ गया। पेंट तो बहुत बात की बात है कि मॉडर्न डे की बात समझें आप। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल एकदम पेंट वेंट करके एकदम बिल्कुल ही सही हो रहा था। ये पॉलिश, ये जो पॉटरी है ये पेंट हो रहा है, ये पॉटरी पे पेंट हो रहा है, स्टोन टूल पॉलिश्ड नहीं हो रहे हैं। पॉलिश स्टोन टूल्स होते हैं सैंड से। मतलब वो कैसे होगा, आप किसी स्टोन टूल को लें, कोई रफ स्टोन टूल को, रफ सरफेस वाले को, उसे आप सैंड पे घिसते रहें, सैंड मतलब रेत पे लगातार घिसते रहें घिसते रहें, तो उस पर आप देखेंगे एक चमक आ जाएगी और वो चिकनी हो जाएगी। उसी को ही पॉलिश्ड स्टोन टूल कहा गया है। कहा गया है, कहते हैं, कुछ भी आप समझ लीजिए जो आपको समझना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सबसे बड़ा मिथ है साहब ये सिल्क का। सबसे बड़ा मिथ क्या है कि सिल्क इंडियन इन्वेंशन नहीं है, सिल्क चाइनीज इन्वेंशन है। ये सबसे बड़ा मिथ है। जबकि न्यू डिस्कवरी हुई है उसमें यह पता चला है कि हड़प्पा में कॉपर ऑर्नामेंट्स के अंदर हमें सिल्क का एविडेंस मिले हैं, और स्टेटाइट बीड जो कि चानूदारों से मिली हैं उसके अंदर मिले हैं। अभी ये सब क्या है, चानूदारों में साइट्स हैं, हड़प्पा ये साइट है कहाँ की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये सब मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में पढ़ाऊंगा। कैसी मिली है? वाइल्ड सिल्क समझते हैं आप लोग? जंगली सिल्क, जंगली सिल्क लेना मतलब ये पालते नहीं थे, ये जंगल में जो मिलती थी उस स्पीसीज का नाम था एंथ्रिया। ये लिख लीजिए, ये आपको नोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाती हैं इसके कि रिसेंट में एक डिस्कवरी हुई है कि वाइल्ड सिल्क की स्पीसीज का नाम बताइए। अब वहाँ पे जाके आप ऊपर नीचे देखें, उससे बढ़िया ये है कि अभी नीचे देख के लिख लीजिए, है ना। तो ये टेक्नोलॉजिकल सोफिस्टिकेशन मतलब वही कि वाइल्ड सिल्क आप कैसे उसको निकालेंगे, कैसे करेंगे कोकून से, वही चीज़ है। ये डेंटल प्रॉब्लम है। ये समस्या बड़ी हुई जब से इंसान ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, उसने खेती बाड़ी करी, बेचारा खेती बाड़ी पे शिफ्ट हुआ। उसके संग सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि उसकी दांतों में समस्या आ गई। जब तक वो हंटर गैंदरर था तब तक बढ़िया था, घूमता फिरता था, मस्त खाता पीता रहता था, उसके साथ कोई दिक्कत नहीं थी दांतों वगैरह की। ये दांतों की दिक्कत कब शुरू हुई? ये नियोलिथिक एज से शुरू हो गई। और एक चीज़ और है, ये तो नियोलिथिक एज से तो दांतों की दिक्कत शुरू हुई, जो मेसोलिथिक एज से दिक्कत शुरू हुई थी ऑस्टियो अर्थराइटिस की, मतलब जोड़ों के दर्द की। इंसान बेचारा जोड़ों के दर्द से बताओ कब से परेशान है, मेसोलिथिक एज से। और हम लोग आज देखते हैं कि इनके पैरों में दर्द है, उनके पैरों में दर्द है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है ना। तो ये है। नेक्स्ट पार्ट इज ये माइग्रेशन ने क्या रोल प्ले करता है। देखो, माइग्रेशन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। माइग्रेशन ही हमें बताता है कि इंसान की मेजर साइट्स कौन कौन सी हैं, कहाँ रहा, कैसे रहा, क्या खाया, क्या पिया। भाई ऐसा थोड़ी मान लीजिए इंसान तमिलनाडु में इवॉल्व हुआ तो वहीं रहा हजारों सालों तक, फिर एक दिन अचानक से उठ के उनने फ्लाइट पकड़ी और पूरे भारत में आ गया। नहीं, वो माइग्रेट हुआ, धीरे धीरे माइग्रेट हुआ। इसी तरीके से जो हड़प्पा का फेज है, बहुत से लोग उसको कहते हैं कि वहाँ पे लोग जो थे ईरानियन प्लेटू वगैरह से आए थे, या यूं कहें कि सेंट्रल एशिया से आए थे या मिडिल ईस्ट एशिया से आए थे, जबकि वो प्योरली इंडिजीनियस थे। ये डिस्कवरी है। अगर कहीं स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ जाए कि हड़प्पा के लोग जो थे वो प्योरली इंडिजीनियस थे या फॉरेनर थे या आर्यन वैली या आर्यन कल्चर से मिक्स कर दें, आर्यन इन्वेजन से, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं हुए होना, है ना। ठीक है, ये मैंने आप ये अब इसका लास्ट पार्ट आ जाता है। मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि जब मैं आपको ओल्ड स्टोन एज बिल्कुल ख़त्म करूँगा तब उस फेज़ में मैं तीनों का एक तरीके से डिफरेंस बता दूंगा कि नियोलिथिक, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक में क्या क्या डिफरेंस है। ये देखो, ये एक तरीके से वन शॉट रिवीजन है, और ये वन शॉट रिवीजन तभी काम में आएगा जब आपकी पहले की जो मैंने अभी वीडियो बताई, जैसे कि ये नियोलिथिक वाली है, इससे पहले की 2 वीडियो मैं और बना चुका हूँ, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक। जब आपके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, पैलियोलिथिक में क्या था, मेसोलिथिक में क्या था, नियोलिथिक में क्या था, तब जाके ये वन शॉट रिवीजन काम में आता है। ऐसा नहीं है कि आप पेपर से एक दिन पहले
ये मेरा वन शॉट रिवीजन पढ़े और चले गए और आप उसमें अच्छा स्कोर करे आए, ऐसा बहुत रेयर केस है। हालांकि हो सकता है मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रेयर केस है। तो आप उस केस को जाओ क्यों, पहले आपने जो पढ़ना है पहले वो पढ़ लीजिए। ये तो बिल्कुल एंड टाइम का रिवीजन है कि 5 मिनट में देखा और खत्म, आपको सब याद आ गया। तो शुरू करते हैं। तो पैलेलिथिक में अगर हम वन शॉट रिवीजन करें तो पैलेलिथिक का वन शॉट रिवीजन है ये। पैलेलिथिक में कोई स्टेट नहीं था, यानी कि नो स्टेट, हंटिंग गैदरिंग पे डिपेंड थे, कोई करेंसी नहीं थी, फायर का इन्वेंशन हुआ, क्रूड टूल्स मिले और सिंपल सोसाइटी थी। सिंपल सोसाइटी का है कि मतलब बस मस्त जंगल में रहते थे, खाते पीते थे, घूमते फिरते थे। कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं कि ये हमारा राजा है, हम इसके सेवक हैं, हम इसके गुलाम हैं, इस तरह की कोई दिक्कत ही नहीं। अब आ जाते हैं मीजोलिथिक में। मीजोलिथिक में भी वही सेम कहानी लगभग लगभग। कोई स्टेट नहीं, सिर्फ हंटर गैदरर्स। हंटर गैदरर्स से हमें एक चीज़ इसमें और क्या देखने को मिली, फिशिंग, है ना, इनिशियल हर्डिंग। और क्या मिला इसमें, डोमेस्टिकेशन यानी कि एनिमल हस्बेंडरी। तो और क्या मिला, सेमी सेटलर हुए। नोमैडिक, पहले प्योरली नोमैडिक थे, फिर इसमें सेमी सेटलर हुए। ठीक है। और सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, वो है इसके माइक्रोलिथ्स, जिसकी वजह से ही मेसोलिथिक जाना जाता। अब बात करते हैं नियोलिथिक की। तो भैया नियोलिथिक में सबसे बड़ा और मेन चीज़ था एग्रीकल्चर, जैसा कि मैं आपको बता चुका। फिर एक इसमें और चेंज हुआ, वो था अर्ली स्टेट फॉर्मेशन। अर्ली स्टेट फॉर्मेशन कैसे होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। और क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गई। ट्रेड तो इसमें भी नहीं था, करेंसी इसमें भी नहीं थी, एग्रीकल्चर रिलेटेड टूल्स मिले हैं, ये तो पता ही है। और क्या मिला, पॉटरी मिली। पॉटरी किस का फेमस है, पॉइंट है न्यूलिथिक का। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए कि मीजोलिथिक पीरियड में कोई पॉटरी का एविडेंस मिला ही नहीं है, तो भी ये स्टेटमेंट प्योरली गलत है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया कि मीजोलिथिक की 2 साइट ऐसी हैं जहाँ पे हमें पॉटरी के एविडेंस मिले हैं। आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जाके वो वीडियो देखें, आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हुई नियोलिथिक की कहानी खत्म। अब नियोलिथिक से क्या हुआ, ये हमें क्यों ज़रूरी था, इतना सब कुछ हमने ओल्ड स्टोन एज क्यों पढ़ा, वो पढ़ा था इसके लिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। नियोलिथिक ने क्या दिया हमें, देखो भाई, नियोलिथिक ने एक बेस तैयार करा। बेस मतलब अभी जैसे मैंने अभी बताया, अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, उसका क्या मतलब है, जब इंसान ने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर हुआ तो सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई, भाई एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ। अब एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ तो उसको रखने के लिए भी तो जगह चाहिए, ऐसे थोड़ी खुले में डाल देंगे। आज भी आप खुले में डाल दो अपना एग्रीकल्चर का मतलब क्रॉप्स वगैरह, तो भी खराब हो जाएंगी, तब भी खराब हो जाती नहीं। तो स्टोरेज बने, उनको संभालने के लिए लोग चाहिए थे, एक पूरी व्यवस्था बनी। ये सब कहाँ हुआ, एक दिन में थोड़ी हो गया, एक दिन में तो पहले भी कुछ नहीं हुआ था पैलियोलिथिक से। तो न्यूलिथिक ने वही बेस तैयार करा। अब उस बेस को तैयार होने के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंसान और कितना ज़्यादा डेवलप हुआ। इंडस वैली की सिविलाइजेशन कौन साइट जो है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी साइट से हमें क्या मिला, और पेपर में आने वाले क्वेश्चन मतलब कि कौन सी साइट से हमें क्या मिला है, इंडस वैली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्यों, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक पार्ट इसमें और रह जाता है, इसका भी नहीं है वो, दरअसल वो किसी का पार्ट नहीं है, ना तो वो ओल्ड स्टोन एज का आप कह सकते हो, ना आप उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का कह सकते हो। तो आप ऐसा कह लीजिए कि नॉन हड़प्पन फेज, या यूँ कहें कि प्री इंडस वैली सिविलाइजेशन फेज, वो था चालकोलिथिक। चालकोलिथिक पीरियड आपको आसानी से कोई पढ़ाता नहीं है, आप कहेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा आपको, आप लिख देना कमेंट में कि चालकोलिथिक भी पढ़ा दीजिए, तो मैं चालकोलिथिक भी पढ़ा दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। ये हमारे कुछ सोशल चैनल्स हैं, टेलीग्राम, इंस्टा एंड व्हाट्सएप। आप इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए आप इन सबको ज्वाइन कर सकती हैं इन टेलीग्राम ग्रुप पे या इंस्टा पे। और भी जैसे हमारी पूरी टीम जो है वो पूरी आपकी जीके जीएस की तैयारी करवा रही है, तो ऐसे ही और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इनोवेटिव फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, विजिट करें चैनल को। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर नाउ।